So girls, our next topic is, we were doing spheres, 4-point form. So as I told you earlier also, since the general equation of the sphere is x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0, that is, this is the general equation of the sphere. So it has 4 unknowns, u, v, w and d. तो इन 4 unknowns की वैल्यू फाइंड करने के लिए we need 4 points. So this sphere, they are saying that the equation of the sphere with this, it passes through these 4 points. तो जब आप इन 4 points से पास कराओगे तो ये 4 points इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर को, जिससे आपको इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 मिल जाएगी. सो यहाँ पे नाउ दीज आर द 4 इक्वेशंस इन द अननोन्स u, v, w और d. तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. सो बेसिकली द result is that since the general equation of the sphere contains 4 unknowns, so you need 4 points to determine the value of all the unknowns. Next is diameter form. So जैसे कि आपने diameter form of circle की थी, that if x1, y1 and x2, y2 are the endpoints of the diameter, then equation of the circle was x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 is equal to 0. Now since it is a sphere, so endpoints of the diameter will be of the form x1, y1, z1 and x2, y2, z2. So the equation of sphere in diameter form, is given by x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 plus z minus z1 into z minus z2 is equal to 0. Next is example number 1. Find the equation of the sphere which passes through the points 1, 2, 3, minus 1, 1, 4, 0, 3, 3 and 1, 3, 2. So 4 points are given to you. You have to find the equation of the sphere. So you will say, let the equation of the sphere be x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d is equal to 0. तो ये आपने जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर ले ली. नाउ इट पासिस थ्रू दीज 4 पॉइंट्स. तो 1 बाय 1 आप ये पॉइंट्स इस स्फीयर की इक्वेशन में पुट करोगे. तो सबसे पहले 1, 2, 3 पुट किया इस इक्वेशन में, तो ये आपके पास आ गई एक इक्वेशन नंबर 2. देन जब आप -1, 1, 4 पुट करोगे तो ये आ रही है इक्वेशन नंबर 3. आप पुट करके देखो अपने आप सॉल्व करके. देन 0, 3, 3 जब आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, 0, 3, 3 को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 4. एंड सिमिलरली 1, 3, 2 को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट इक्वेशन नंबर 5. सो 2, 3, 4 एंड 5 आपको 4 इक्वेशंस मिल गई हैं. इक्वेशन नंबर 1 यही है, लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर जो था, ये इन्होंने यहाँ पे नंबर 1 डालना भूल गए हैं, तो आप वो डाल लेना. सो जब आप 2, 3, 4 और 5 को, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ u, v, w एंड d. तो देखो इन्होंने क्या किया, पहले 3 और 2 को सॉल्व किया. 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से d एलिमिनेट हो गया एंड यू आर गेटिंग इक्वेशन नंबर 6 इन u, v एंड w. सिमिलरली पहले 2, 3 को सॉल्व करके d एलिमिनेट किया, फिर 3 और 4 को सॉल्व करके d को एलिमिनेट कर लो तो आपको इक्वेशन नंबर 7 मिल जाएगी. फिर 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट करके d एलिमिनेट करोगे तो इक्वेशन नंबर 8 मिल जाएगी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 6, 7 एंड 8. अब क्या करोगे, यहाँ से आपको अब क्या करना है, 6, 7 और 8 में से एलिमिनेट कर लो. जैसे कि क्योंकि इक्वेशन नंबर 8 हमारे पास u और w में है, तो 6 और 7 में से हम v को एलिमिनेट कर देते हैं. v को एलिमिनेट करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और 7 के साथ सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको u और w में एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 9. सो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 8 एंड 9, यू विल गेट द वैल्यूज़ ऑफ u एंड w. ये u एंड w की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर सकते हो, 6 में भी कर सकते हो और 7 में भी कर सकते हो. जिस मर्ज़ी में करोगे तो आपको इक्वेशन v की वैल्यू मिल जाएगी, और ये v की वैल्यू आप इन चारों में से किसी में भी पुट करोगे तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी. सो सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ ऑफ u, v, w एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, you will get the required equation of the sphere. Next is example number 2.
Obtain the equation of the sphere having its center on the line 5y plus 2z is equal to 0 is equal to 2x minus 3y and passing through the points. So सबसे पहले तो 3D में एक लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए. So थोड़ा सा 3D को रिवाइज करते हैं अगर हम, तो जब हम 2D कर रहे थे तो आप लिखते थे Lx प्लस my, Lx plus my plus n is equal to 0. So this was the general equation of a straight line. 3D में जब आप इसमें अगर z ऐड करते हो Lx plus my plus nz plus d equal to 0. So this is not equation of line but equation of plane in 3D. So z coordinate ऐड करने से this equation gives us the equation of plane in 3D where L, M, N are the direction ratios of the perpendicular to the normal. क्या बोला मैंने, देखो let this be any plane. आपको पता है प्लेन जो है वो 2 dimensional होता है बेसिकली. जब हम x 2D पढ़ रहे थे, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, तो जो x एक्सिस और y एक्सिस हम पढ़ते थे तो एक्स वाई प्लेन था. सो प्लेन जो होता है वो 2 dimensional होता है. सो अब अगर मैं ये जनरल प्लेन ड्रॉ करती हूँ तो आप इमेजिन करो कि इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन, आप इसको ऐसे समझो प्रैक्टिकली कि आपने अपने हाथ में फ़ोन अगर पकड़ा हुआ है, आप फ़ोन के ऊपर पेन रखो सीधा, सच दैट पेन इज़ एट 90 डिग्री विद द मोबाइल फ़ोन. सो दैट पेन विल बिकम द नॉर्मल टू द प्लेन. सो 3D में जो लाइन होती हैं उसकी डायरेक्शन रेशोज़ होती हैं. तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, इस परपेंडिकुलर की डायरेक्शन रेशोज़ हैं LMN. सो LMN आर द डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन और नॉर्मल टू द प्लेन भी बोल सकते हैं हम. सो इफ़ LMN, this is any plane, this is any line perpendicular to the plane, and direction ratios of this line that is perpendicular to the plane is LMN, then equation of this plane is given by Lx plus my plus nz is equal to d, is equal to d या plus d equal to 0. वो d constant है तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, is equal to d है या plus d है करके. सो दैट मीन्स यहाँ से एक और चीज़ आपने, क्योंकि 3D जो है +1 +2 में थोड़ी बहुत ही बड़ी हुई है, तो आपको पता है कि 3 डायमेंशन में जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशोज़ होती हैं LMN. 2D में जब हम लाइन ड्रॉ करते थे, अगर ये 2 डायमेंशनल था, दिस वॉज x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस, तो 2D में क्या होता था, जब हमें कोई लाइन ड्रॉ होती थी हम देखते थे कि वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, थीटा. तो यहाँ से हमारे पास आ जाता था स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज़ टेंजेंट थीटा. सो 2D में जो रोल स्लोप ऑफ द लाइन प्ले करती थी, 3D में अब हमारे पास आएगा डायरेक्शन रेशोज़. सो 3D में क्या होता है, जब हम x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो अगर कोई लाइन है, अब वो लाइन 3D क्योंकि आपको पता है ड्रॉ करना मुश्किल है, तो ये कोई लाइन है. 2D में तो जब कोई लाइन ड्रॉ करते थे तो अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो ये ऑब्वियस होता था कि वो y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा ही बनाएगी, बट यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो लेट अस टेक दिस लाइन, लेट अस से दिस लाइन इज मेकिंग एंगल अल्फा विद x एक्सिस, एंगल बीटा विद y एक्सिस एंड एंगल गामा विद z एक्सिस. Then direction ratios of this line are given by cos alpha, cos beta and cos gamma. I am repeating, if alpha, beta, gamma are the angles made by the line with x axis, y axis and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction ratios
of this line. Underline the word direction ratios. क्योंकि एक हमारे पास वर्ड होता है डायरेक्शन रेशियोज और एक होता है हमारे पास वर्ड डायरेक्शन कोसाइंस. सो यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर द डायरेक्शन रेशियोज. लेट अस से cos अल्फा इज L, cos बीटा इज M एंड cos गामा इज N. तो अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या डिफरेंस होता है? When alpha beta gamma were the angles made by the line with the three axes respectively, then LM and R the cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction ratios. Now if L square plus M square plus N square is equal to 1, if L square plus M square plus N square is equal to 1, then this becomes the direction cosines. That means they are the direction cosines. What if they are not equal to 1? If it is not equal to 1, तो हम क्या करेंगे? हम ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, अगर हम इसको अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर से डिवाइड कर दें, अगर ये 1 के इक्वल नहीं है तो. सो L ओवर दिस, M ओवर सेम टर्म ओवर N ओवर अंडर रूट विल गिव यू द डायरेक्शन कोसाइंस. सो कई बार कुछ ऐसे रिजल्ट्स होते हैं जो डायरेक्शन रेशियोज और कोसाइंस दोनों पे ही एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ रिजल्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस पे ही एप्लीकेबल होते हैं. सो जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी. सो नाउ लेट अस कम बैक टू एग्जांपल नंबर 2. सो आई वाज टेलिंग यू कि जब आपको 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन दी होती है तो वो प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती. अब अगर आपके पास दो प्लेन्स हैं तो उन प्लेन्स की इंटरसेक्शन से क्या बनता है आपके पास? अ लाइन. टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन. सो दैट इज़ वाई इन्होंने यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है ऑब्टेन द इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रही हूँ मैं, स्टेटमेंट नीचे, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग इट्स सेंटर ऑन द लाइन. तो ये लाइन कैसे आई है? आपको दिया हुआ है 5y प्लस 2z इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0. सो यानी कि ये एक प्लेन की इक्वेशन है और ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन है, और इन दोनों प्लेन्स की कंबाइंड इक्वेशन से, दैट मीन्स इन दोनों प्लेन्स की इंटरसेक्शन से हमारे पास जो लाइन आती है, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट लाइन. सो इन्होंने क्या किया? दे आर सेइंग दैट सिंस सेंटर ऑफ दिस प्लेन, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सिंस let the equation of the sphere be this, because its center minus u minus v minus w lies on the line. so line क्यों है? क्योंकि दो planes की equations दी हुई हैं. so that means center will satisfy the equation of line. so center will satisfy, तो ये u v w यहाँ माइनस u माइनस v माइनस w पुट करने से ये आ गया. अब इनको अलग अलग करके लिख लिया तो आपको नंबर 2 और नंबर 3 मिल गया. आई एम अगेन रिपीटिंग that 5y plus 2z is equal to 0 is representing one plane and 2x minus 3y is equal to 0 is representing another plane. तो एक आपके पास xy प्लेन है और दूसरा yz प्लेन है. इन दोनों की इंटरसेक्शन से आपको लाइन मिलेगी. तो जो लाइन है, क्योंकि वो दो प्लेन्स की इंटरसेक्शन से मिल रही है, बन रही है, इसका मतलब वो लाइन दोनों प्लेन्स में लाई कर रही है. सो सेंटर of the sphere which are lying on the given line will satisfy the equation of both the planes, and therefore I am getting equation number 2 and equation number 3. So besides this line we are given two more points. So sphere 1 passes through the point 0 minus 2 minus 4. तो इसको भी आप नंबर 1 में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो आपको मिल जाएगी इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली 2 माइनस 1 भी नंबर 1 पे लाई करता है, तो उसमें पुट करके ये मिल गया इक्वेशन नंबर 5. तो अब 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व करके आपको यू वी डब्ल्यू और डी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो इन्होंने क्या किया, 5 और 4 में से पहले तो डी को एलिमिनेट कर लिया. सो इक्वेशन नंबर 6 इनको मिल गई है यू वी डब्ल्यू में, और इक्वेशन नंबर 6 मिल गई है यू वी डब्ल्यू में.
अब इन्होंने नंबर 3 और नंबर 2 को सॉल्व किया, इन दोनों इक्वेशंस को, और यहाँ से दे आर एलिमिनेटिंग W. बट दे आर डूइंग इक्वेशन नंबर 6 में से W की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया इन्होंने इसमें. सो यहाँ ऊपर वाली इक्वेशन में जब आप पुट करोगे वैल्यू तो आपको U और V में इक्वेशन नंबर 7 मिल गई. जब U और V में इक्वेशन नंबर 7 मिल गई, सो इक्वेशन नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी U और V में है. सो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 7 को सॉल्व करने से आपको V की वैल्यू मिल गई है. ये V की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर दो या 3 में पुट कर दो तो U की मिल जाएगी. देन ये वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर सकते हो तो W की मिल जाएगी. एंड देन किसी में भी 2, 3, 4, 5 में पुट करके D की वैल्यू मिल जाएगी. सो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. सो रेस्ट एवरीथिंग इज कैलकुलेशंस. सो कैलकुलेशंस आप अपने हाथ से करके देखोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3. Find the equation of the sphere which passes through the points 1, 0, 0, 0, 1, 0 and 0, 0, 1 and has its radius as small as possible. तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए हमें 4 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, जबकि इस इक्वेशन में हमें सिर्फ 3 पॉइंट्स गिवन है. सो साथ में उन्होंने क्या कर दिया, फोर्थ कंडीशन दे दी, दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल. सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट स्फीयर पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स. सो स्टार्टिंग हम वैसे ही करेंगे. लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बी द जनरल इक्वेशन ऑफ द स्फीयर. नाउ बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू 1, 0, 0 से पास करवाया तो इक्वेशन नंबर 2 मिल गई. 0, 1, 0 से पास करवा के 3 और 0, 0, 1 से पास करवा के 4. तो यहाँ से अगर आप देखो तो इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन आपको U, V, W और D की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D मिल रही है विच दे आर एक्चुअली यूजिंग. देखो यहाँ से जब आपने 1, 0, 0 इसमें पुट किया था तो ये मिला था. यहाँ से मैं लिख सकती हूँ U इज़ इक्वल टू -1 माइनस D डिवाइडेड बाई 2. सिमिलरली 0, 1, 0 जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया तो आपको ये मिल गया. तो आप देखोगे V की भी यही वैल्यू आ रही है और 0, 0, 1 पुट करने से ये आया. सो W की भी यही वैल्यू आ रही है. सो ये आपको U, V और W इन टर्म्स ऑफ D मिल गया. नाउ लेट R बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर. Then by definition of radius we can write R is equal to under root U square plus V square plus W square minus D. तो हमने क्या किया, ये U, V, W की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी. सो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये बन गया 3 टाइम्स 1 प्लस D होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. तो आप इसको सॉल्व कर लो. सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है. अब आपको क्या बोला है, दैट रेडियस इज as small as possible. मतलब you have to find the value of D so that radius is minimum. तो आपको पता है R is minimum if R square is minimum. तो इन्होंने यहाँ पे इसकी स्क्वायरिंग करके R square की वैल्यू निकाल ली. सो R square इन्होंने क्या किया, अब ये था ना हमारे पास R. सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया 1/9 प्लस और माइनस करके एंड फाइनली ये R मिल गया. नाउ R इज़ मिनिमम when this term is minimum. देखो ध्यान से देखो, ये वाली जो टर्म है हमारे पास D प्लस 1/3 होल स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है और क्योंकि इसकी स्क्वायर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही हो सकती है, नेगेटिव में तो जा नहीं सकता ये. सो दैट मीन्स R इज़ मिनिमम when D प्लस 1/3 की होल स्क्वायर इज़ 0. That is when D is equal to -1/3. So once you have got the value of D, वो वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके U, V और W की वैल्यू इन्होंने फाइंड कर ली है which is -1/3. Hence U, V, W, D की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्सटीट्यूट करोगे so you will get the required equation of the sphere. So this example number 3 is very very important. पेपर में आ जाता है ये एग्जाम्पल. Next is example number 4. A sphere of constant radius k passes through the origin and meets the axis in ABC. Prove that centroid of the triangle ABC lies on the sphere 9 times x square plus y square plus z square is equal to 4k square.
सो आपको एक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस कांस्टेंट k आपको गिवन है, एंड यू आर गिवन दैट द स्फीयर इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड इट मीट्स द एक्सिस इन ABC। तो इसका मतलब कैपिटल A जो पॉइंट है वो x एक्सिस पे है, कैपिटल B जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है, और कैपिटल C जो पॉइंट है वो z एक्सिस पे है। सो दे हैव टेकन लेट OA इज इक्वल टू स्मॉल a, OB इज इक्वल टू स्मॉल b एंड OC इज इक्वल टू स्मॉल c। तो इसका मतलब O के कोऑर्डिनेट्स हो तो ओरिजिन है, A के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, क्योंकि x एक्सिस पे है तो A 0 0, B के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 B 0 और C के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0 0 C रिस्पेक्टिवली। Now let the equation of the sphere be general equation of the sphere ली, it is passing through the origin तो D0 आ गया, उसके बाद it is passing through A 0 0, so A 0 0 से पास कराओगे तो U की वैल्यू आ गई आपके पास, देखो A/2। सिमिलरली जब आप इसको 0 B 0 से पास कराओगे तो V की वैल्यू आ जाएगी B/2, और जब आप इसको 0 0 C से पास कराओगे तो W की वैल्यू आ जाएगी C/2। सो क्वेश्चन था a sphere of constant radius k passes through the origin and meets the axis in ABC। तो क्योंकि आपको रेडियस कांस्टेंट गिवन है, सो रेडियस ऑफ द स्फीयर क्या होता है, u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी इन्होंने, सब्स्टिट्यूट करके ये रेडियस ऑफ द स्फीयर आ गया। नाउ वी आर गिवन दैट रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट k। तो यहाँ से हमें ये मिल गया a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू 4k²। सो ये कंडीशन जो है, ये एक कंडीशन आ गई हमारे पास ABC और k में। रिमेंबर ABC जो था वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, हमने खुद सपोज किया है लेट। तो जो चीज़ें हमने खुद सपोज की होती हैं वो हमारे फाइनल आंसर में नहीं आनी चाहिए। तो हमें यहाँ से बेसिकली ABC को एलिमिनेट करना है फाइनल आंसर में। करना क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला क्या उसने, प्रूव दैट सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो ABC जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास, हमें उसके सेंट्रॉइड फाइंड करने हैं। अब ABC वर्टिसेस हैं हमारे पास, हमने ऊपर लिखा हुआ है A के वर्टिसेस हैं A 0 0, B के 0 B 0 एंड C के 0 0 C। सो दे आर सेइंग लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है उन्होंने पेज के, लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। Then centroid is given by alpha is equal to a plus 0 by 3, beta is 0 plus b plus 0 by 3 and gamma is 0 plus c by 3। ये कैसे आते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2। अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3, then centroid of the triangle will be x1 plus x2 plus x3 divided by 3, comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3, comma z1 plus z2 plus z3 divided by 3। So यही फॉर्मूला यूज़ करके they have find the centroid of the triangle। alpha is equal to 3a, b यहाँ से अल्फ़ा इज़ इक्वल टू a/3, बीटा इज़ इक्वल टू b/3 एंड गामा इज़ इक्वल टू c/3। अब क्योंकि एक्चुअली हमें जो पीछे कंडीशन नंबर 6 आई थी उसमें से ABC को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस में से ABC की वैल्यू निकाल के और नंबर 6 में पुट कर देंगे। सो नंबर 6 में पुट करके ये अल्फ़ा बीटा गामा और k आ गया हमारे पास। सिंस वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड, देखो एग्जाम्पल 4 की स्टेटमेंट क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC लाइज ऑन दिस स्फीयर। तो अब देखो सेंट्रॉइड क्या आ गया आपके पास, 9 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 4k²। सो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड लेंगे, दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा को जब XYZ पुट करेंगे तो हमें मिल गया 9 टाइम्स x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 4k²। सो यही आपको शो करना था दैट सेंट्रॉइड लाइज ऑन दिस स्फीयर। क्वेश्चन में सेम आ रहा है स्फीयर, hence the proof। Next example number 5। So example number 5 भी कुछ ऊपर वाले की तरह ही है। A plane passes through a fixed point alpha beta gamma।
तो एक प्लेन है जो अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है एंड कट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है जो अल्फा बीटा गामा फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रहा है इन पॉइंट्स ए बी सी। तो आपके पास ऐसा कुछ बनेगा कि इफ़ दिस इज़ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो आपके पास कोई प्लेन है, तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए पॉइंट पे, वाई एक्सिस को कट कर रहा है बी पॉइंट पे और जेड एक्सिस को कट कर रहा है सी पॉइंट पे, एंड अल्फा बीटा गामा इज एनी पॉइंट ऑन द plane. So a plane passes through fixed point alpha beta gamma and cuts the axis in A, B and C. Show that locus of the center of sphere OABC. तो अब हमें लास्ट क्वेश्चन में हमें लोकस फाइंड करना था सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC का, यहाँ पे हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC। तो कुछ हद तक क्वेश्चन सेम ही है। They are again saying let OA is equal to small a, OB is equal to small b, OC is equal to small c, where O is origin. Therefore, equation of plane ABC is x by a plus y by b plus z by c is equal to 1. ये कैसे आई है इक्वेशन हमारे पास? अगर आपको लाइन याद हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है और ये कोई लाइन है जो कि हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट बना रही है और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट बना रही है, तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वाज गिवन बाय एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। सो सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है प्लेन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी आर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. So equation of plane is x over a plus y over b plus z over c is equal to 1. This is the equation of plane in intercept form. That is when you know the intercepts made by the plane on x, y and z axis respectively. Now further we are given that alpha beta gamma is also a point on this plane. So this point will definitely satisfy the equation of plane. So because plane passes through the point alpha beta gamma, तो एक्स वाई जेड की जगह अल्फ़ा बीटा गामा पुट करके ये हमारे पास कंडीशन नंबर 2 आ गई है। नाउ ये बोल रहे हैं, ये इसकी तो ज़रूरत नहीं थी हमें, ये वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऊपर जब हमने ले ही लिया, ये तो चीज़ ऑब्वियस ही है ना, क्योंकि हमने लेट ओ ए ओ बी और ओ सी लिया है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे A0 0, बी के होंगे 0 B 0 और सी के होंगे 0 0 C। सो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो आप सेम ऐसे लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है ना, let OA is equal to A, OB is equal to B, OC is equal to C, therefore OA BC are respectively. सो ये सेम लिख के पहले और फिर इन्हीं की तरह करोगे आप आगे। therefore equation of the plane ABC is this. आप ये भी लिख सकते हैं equation of plane ABC in intercept form is this. सो ये यहाँ तक ठीक है। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स अब हमें यहाँ तक ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ लेट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर बी OABC. सो वही ओरिजिन से पास करने से D0 आ जाएगा, A0 0 से पास करेंगे तो U की वैल्यू मिल गई, 0 B 0 से पास करने से V की मिल गई और 0 0 C से पास करेंगे तो W की वैल्यू मिल गई। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ UV WD इन द स्फीयर, ये आपको मिल गई इक्वेशन ऑफ स्फीयर OABC। अब आपको करना क्या है, आपको इसके सेंटर का लोकस फाइंड करना है। सो नाउ सेंटर ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय -u - v - w. सो सेंटर ऑफ द स्फीयर हो जाएगा a/2, b/2 एंड c/2. सो टेकिंग लोकस, लोकस लेने का मतलब क्या है कि आप x को a/2 पुट करोगे, y को b/2 पुट करोगे और z को c/2 पुट करोगे। तो ये जब आप पुट करोगे तो आपको a b c की वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ x y एंड z मिल जाएगी। ये a b c की वैल्यूज़ हमने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, यहाँ पे जो हमने कंडीशन नंबर 2 फाइंड की थी इसमें। सो a की वैल्यू है 3x, b की 3y और c की 3z। तो जब ये वैल्यूज़ आप यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो आपको मिल गया अल्फ़ा ओवर x1 प्लस बीटा ओवर y1 प्लस गामा ओवर z1 इज इक्वल टू 2। सो टेकिंग लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर OABC, you get alpha over x plus beta over y plus gamma over z is equal to 2.
सो इसको आप दो तरह से कर सकते हो। देखो इन्होंने जैसे, या तो आप बिल्कुल इन्हीं की तरह करो, इन्होंने लिखा है यहाँ पे लेट x1 y1 z1 बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, जिससे इसके सेंटर निकाल के x1 a/2 y1 b/2 और z1 c/2 आके a b c की वैल्यूज़ नंबर 2 में पुट कर दी, ये आ गया आपके पास। एंड देन टेकिंग लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर ओ ए बी सी। दूसरा ये है कि आप लिख सकते हो डायरेक्टली यहाँ से दैट सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये जो स्फीयर है इसके सेंटर हमें मिल गए a/2 b/2 और c/2। तो हम पहले ही कर लें टेकिंग लोकस ऑफ द सेंटर। तो अगर आप पहले ही टेकिंग लोकस ऑफ द सेंटर कर दोगे तो आप यहाँ पे x1 y1 z1 लेने की बजाय x y और z लोगे सीधा, तो वही ए बी सी की वैल्यूज़ आएंगी इन टर्म्स ऑफ x y z। और जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे तो ये आने की बजाय आपके पास सीधा ये आ जाएगा, मतलब आपने लोकस जो है वो पहले ही ले लिया। तो आप दोनों से जैसे मर्जी कर सकते हो, बुक वाला लिखा हुआ समझ आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। So next example number 6 we will discuss in the next lecture.